आज का जो टॉपिक है इट इज फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस। या सिंपली हम इसको है ना प्रेडिकेट कैलकुलस भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक या प्रेडिकेट कैलकुलस है क्या? इट इज़ ए एक्सटेंशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक बाय जनरलाइजिंग एंड क्वांटिफाइंग द प्रोपोजिशंस, ठीक है, ओवर द गिवन यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि जो मेन पॉइंट है इट इज़ ए जनरलाइजेशन, इट इज जनरलाइजेशन या जनरलाइजिंग ऑफ, ठीक है, जनरलाइजिंग ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। प्रोपोजिशनल लॉजिक जनरलाइजेशन के साथ साथ हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? क्वांटिफाइंग की। सो इट इज़ आल्सो क्वांटिफाइंग। मैं एक एक करके चीज़ें बताऊंगा कि क्वांटिफाइंग क्या, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं और उनके थ्रू कैसे क्वांटिफाई किया जाता है। क्वांटिफाइंग ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। और बट ओबियस सी बात है, एक यहाँ पर आपको यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स और दिया जाएगा, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। इसका मीनिंग क्या है यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स का? इसका मीनिंग है वो आपका जो यूनिवर्सल सेट है, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलें या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बोलें, एक ही चीज़ है। या इसको मैं यूनिवर्सल सेट भी बोल देता हूँ क्योंकि अभी तक आप यूनिवर्सल सेट के नाम से जानते रहे, ठीक है, और इसको हम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी बोलते हैं। क्लियर? तो जनरलाइजेशन है प्रोपोजिशन लॉजिक का, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। हम कंसीडर करते हैं कंसीडर प्रोपोजिशंस। कुछ हम प्रोपोजिशंस हम कंसीडर कर लेते हैं। सो फॉर द एग्जाम्पल मैंने कुछ प्रोपोजिशंस लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पैरो कैन फ्लाई, एक प्रोपोजिशन लेट सपोज पी ए ले लेता हूँ, क्यू ए ले लेता हूँ, पैरेट कैन फ्लाई, और भी बन जाएंगी, पिजन कैन फ्लाई, ठीक है, और भी बर्ड्स के नाम जो कि क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेट सपोज एक और ले लेता हूँ, पिजन कैन फ्लाई। ये अलग अलग प्रपोजिशंस हुई। अगर मैं इसका जनरलाइजेशन करता हूँ, इसका क्या करता हूँ, जनरलाइजेशन करता हूँ, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कैपिटल पी एक्स, और मैं एक्स की वैल्यू लिख देता हूँ एक्स कैन फ्लाई। इट इज़ जनरलाइजेशन, ये जनरलाइजेशन कर रहा हूँ मैं। तो एक्स कैन बी स्पैरो, कैन बी पैरेट, कैन बी पिजन, और कैन बी अदर बर्ड्स हु कैन फ्लाई, ठीक है। तो x की जो वैल्यू होगी कहीं ना कहीं से आएगी। कहाँ से आएगी? एक किसी यूनिवर्सल सेट से, ठीक है ना, किसी न किसी यूनिवर्सल सेट से। और लेट सपोज वो यूनिवर्सल सेट मैं ले लेता हूँ कि ऑल फ्लाइंग वर्ड्स। तो ऑल फ्लाइंग वर्ड्स का मतलब है नहीं कि जो भी फ्लाई कर सकती है वो उसकी एक्स की वैल्यू वहाँ से आएगी, और है ना ये जो अलग अलग इंडिविजुअल प्रोपोजिशन लिखा है उसकी जगह एक जनरलाइज फॉर्म में ये पी एक्स हो गया, पी एक्स कैन फ्लाई,
क्लियर। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम इस तरह से आती है कि अगर लेट सपोज कोई आपका यूनिवर्सल सेट कुछ इस तरह से होता है U विच इज इक्वल टू ऑल वर्ड्स, ठीक है, x की वैल्यू इस यूनिवर्सल सेट से होती है। तो ये जो आपका प्रेडिकेट बना, ये प्रेडिकेट आपका है ना हमेशा ट्रू नहीं होगा, हमेशा ट्रू नहीं क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑल वर्ड्स है, यूनिवर्सल सेट इससे आई, और अगर ये आपका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है तो इसमें कुछ ऐसी वर्ड्स भी हैं जो कि क्या होती हैं, फ्लाई नहीं कर सकती, लाइक जैसे पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ऑस्ट्रिच हैं, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी वर्ड्स आ गई जो कि फ्लाई नहीं कर सकती, तो जिसके लिए फॉल्स हो जाएगा, क्लियर। और इसमें से काफ़ी सारी ऐसी वर्ड्स हैं जिसके लिए क्या होगा, ट्रू होगा। जैसे कि अगर मैं स्पैरो, पैरेट और पेंगुइन की, पिजन्स की मैं बात कर लेता हूँ, अगर वो इसी यूनिवर्सल सेट से होती हैं तो उनके लिए ये ट्रू भी होगा, क्लियर, ठीक है। तो इस सब के लिए मुझे कहीं ना कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स आ रही है ताकि यहाँ पर हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ये x फर्स्ट यूनिवर्सल सेट से है तो ऑल जितनी भी वर्ड्स हैं वो फ्लाई कर सकती हैं, उसके लिए ट्रू है। और अगर यूनिवर्सल सेट नीचे वाला है, डेट मीन्स ऑल वर्ड्स वाला है, तो उसमें से कुछ ना कुछ ऐसी वर्ड्स हैं जो कि फ्लाई कर सकती हैं और कुछ ऐसी वर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकती, क्लियर। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट आई वो क्वांटिफायर की रिक्वायरमेंट आई, ठीक है। तो आपके पास नया जो आया वो आपके पास क्वांटिफायर्स आए। क्वांटिफायर्स अगर आपके पास देखा जाए तो टू टाइप के क्वांटिफायर्स होंगे। एक तो आपके पास यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और दूसरा आपके पास क्या आता है, सेकंड है आपके पास एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। एक्सटेंशियल क्वांटिफायर, क्लियर। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर को हम पहले समझ लेते हैं, देन एक्सटेंशियल क्वांटिफायर को समझेंगे, फिर इसका यूज़ देखेंगे। जो ये दो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी कि अगर ऑल फ्लाइंग वर्ड्स होता है और ऑल वर्ड्स होता है तो उसमें किस तरह से हम इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगेन लेट एज्यूम कर लेते हैं, हमारी जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया तो px ले लेते हैं। px एक कोई हमारे पास प्रेडिकेट है, ठीक है, डिफाइंड ले लेते हैं, डिफाइंड ऑन सेट A, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन उस तरह से होगा, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट A कॉमा px, ये हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर एवरी x px। इसका मीनिंग क्या है, फॉर एवरी को जो हम रीड करते हैं वो इस तरह से रीड कर सकते हैं, इट इज़ ए फॉर ऑल, फॉर एवरी या फिर फॉर एवरी, क्लियर। यानी कि अगर हमारा यूनिवर्सल सेट फर्स्ट वन वाला होता है, ये वाला, अगर हमारा यूनिवर्सल सेट फर्स्ट वन होता है तो हम इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि फॉर एवरी x px, यानी कि x की हर वैल्यूज़ के लिए px क्या है, ट्रू है। यानी कि और क्योंकि x की क्या है, x की वैल्यू ऑल फ्लाइंग वर्ड्स हैं, तो हर फ्लाइंग वर्ड्स हैं इसके अंदर, यूनिवर्सल सेट्स के अंदर, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x px इज ट्रू, यानी x कैन फ्लाई, क्लियर।
अगर सपोज दैट ये वाला यूनिवर्सल सेट होता, तब तो उसके लिए हमारे आता क्या, एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। सो अगेन लेट हम मान लेते हैं पी एक्स हमारे पास प्रेडिकेट है और जो कि डिफाइंड है ऑन सेट लेट सपोज ए, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखते हैं एक्सटेंशियल क्वांटिफायर बिलोंग्स टू ए एंड पी एक्स, और सिंपली हम सिंपल लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू एक्सटेंशियल क्वांटिफायर एक्स कॉमा पी एक्स। ठीक है, इसको हम सिंबल को हम किस तरह से रीड करते हैं, इट इज़ अ रीड एज फॉर सम या फॉर एटलीस्ट वन, और इसको हम देयर एग्जिस्ट व्यू रीड करते हैं। क्लियर? अब इसका यूज़ इट इज़ ए कॉल्ड एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। इसका यूज़ अगर लेट सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये सेकंड नंबर का होता है यानी कि ऑल वर्ड्स, तो देन ये हर एक्स की वैल्यूज़ के लिए यानी कि इस सेट के अंदर जितनी भी वर्ड्स बिलोंग कर रही है उसके लिए तो पी एक्स ट्रू नहीं है, एटलीस्ट वन के लिए या फॉर दी सम या एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट के लिए। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ के लिए x क्या है, ये पी एक्स आपका क्या है, ट्रू है। तो अगर सेट हमारा यूनिवर्सल सेट ये होता है तो हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगाएंगे, अगर सेकंड नंबर का यूनिवर्सल सेट होता है तो हम क्या लगाएंगे, देयर एग्जिस्ट x फॉर विच पी एक्स इज ट्रू। क्लियर? सो अगर हम देखा जाए तो अगर मैं उसी एग्जाम्पल को मैं करेक्ट करता हूँ, हमने लिया था पी एक्स एक्स कैन फ्लाई, और यूनिवर्सल सेट हमने लेट सपोज पहले वाले में लिया इट इज़ ए, और इसमें लिया ऑल फ्लाइंग वर्ड्स। तो इसको हम नेगेट करेंगे या सॉरी इसको हम क्वांटिफाइड क्वांटिफाइड किससे करेंगे, फॉर एवरी एक्स पी एक्स, यानी कि इसको हम रीड ऐसे करेंगे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए पी एक्स इज ट्रू। और लेट सपोज इसी के लिए हमारे पास दूसरा सेट बी कुछ इस तरह से होता है कि ऑल वर्ड्स, तो इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ता, देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स, दैट मीन्स फॉर सम x belongs to B, ठीक है, पी एक्स इज ट्रू। क्लियर? तो अगर हम किसी भी प्रोपोजिशन का जनरलाइजेशन करते हैं तो हम मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, क्वांटिफायर्स की रिक्वायरमेंट है, और साथ में हमें यूनिवर्सल सेट की भी रिक्वायरमेंट है, यानी कि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स की भी रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं डेफिनेशन अगर अब लिखता हूँ प्रेडिकेट कैलकुलस की, ठीक है, तो प्रेडिकेट कैलकुलस की इस तरह से है कि इट इज द एक्सटेंशन ऑफ और proposition logic by generalizing and
quantifying the proposition over the given universe of discourse. क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन। नाउ एक क्लियर हो गया, ठीक है, कि किसी भी प्रपोजिशन का अगर हम एक्सटेंशन या जनरलाइजेशन करते हैं तो हमें जनरलाइजेशन के साथ साथ क्या चाहिए आपको, क्वांटिफायर्स की रिक्वायरमेंट है। और क्वांटिफायर्स को वो डिसाइड किस पर होंगे, वो डिसाइड होंगे आपकी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स पर। क्लियर? नाउ अब कुछ इस पर एग्जाम्पल या क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंबॉलिक फॉर्म। फर्स्ट, some chalkboard are green. Second statement, every student has a laptop. तो इनके सोल्यूशन क्या होंगे, क्योंकि अगर ये देखा जाए, पहला इसमें देखा जाए कि स्टेटमेंट क्या है, सम चॉकबोर्ड्स आर ग्रीन, तो हम पी एक्स लेंगे, पी एक्स एक्स क्या है, क्योंकि चॉकबोर्ड्स कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो एक्स इज चॉकबोर्ड। क्यू एक्स ले लेते हैं, एक्स इज ग्रीन, ठीक है। दो बातें हुई, चॉकबोर्ड की बात हो रही है और आपकी ग्रीन कलर की बात हो रही है। तो एक्स इज चॉकबोर्ड और क्यू एक्स लेते हैं, एक्स इज ग्रीन। सो वी हैव टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को अगर मैं बनाता हूँ तो इस स्टेटमेंट को हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर सम, यानी कि सम की बात है तो एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स आएगा। तो देयर एग्जिस्ट एक्स, सम चॉकबोर्ड्स आर ग्रीन, सो पी एक्स एंड these are the green, so it is a qx. This is the symbolic form of the some chalkboards are green. Clear? अब सेकेंड स्टेटमेंट लेते हैं, एवरी स्टूडेंट हैज़ ए लैपटॉप। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पर भी मैं पी एक्स कंसिडर कर लेता हूँ। क्या होगा, एक्स इज स्टूडेंट, एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल क्या है आपके पास, एक्स हैज़ ए लैपटॉप। अगर एक्स स्टूडेंट है तो एक्स के पास क्या होगा, लैपटॉप होगा। तो दूसरा वेरिएबल होगा एक्स हैज़ ए लैपटॉप, इट इज ए, लेट्स सपोज इट इज ए क्यू एक्स। अब इसको क्या लिखा जाएगा, क्योंकि लिखा है एवरी स्टूडेंट, सो एवरी स्टूडेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर एवरी एक्स। नाउ एवरी स्टूडेंट हैज़ ए लैपटॉप, यानी कि इट इज कंडीशन हो गया ना, ये तो क्या हो गया, कंडीशन बेस्ड हो गया कि अगर स्टूडेंट है डेट मीन्स पी एक्स है तो उसके पास लैपटॉप होगा, डेट मीन्स क्यू एक्स। सो इट इज ए फॉर एवरी एक्स पी एक्स इम्प्लीकेशन क्यू एक्स, इट इज जस्ट लाइक ए कंडीशन कि स्टूडेंट है तो उसके पास लैपटॉप होगा।
क्लियर। अगेन कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। थर्ड इसमें लेता हूँ कि ऑल चेयर हैज़ 4 लेग, क्लियर। सो अगेन इस पे किस तरह से बनेगा, लेट्स सपोज मैं पी एक्स ले लेता हूँ, पी एक्स है एक्स क्या, एक्स इज अ चेयर, क्यू एक्स ले लेते हैं कि एक्स हैज 4 legs। सो अगेन ऑल का मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर एवरी एक्स, पी एक्स इम्प्लीकेशन क्यू एक्स। क्लियर। कुछ एक और एग्जाम्पल, फोर्थ, फॉर एग्जाम्पल सम apples are sweet। अगेन इसका क्या होगा, लेट सपोज पी एक्स एक वेरिएबल, एक्स इज एप्पल, क्यू एक्स another variable, x is sweet। सो अगेन इस स्टेटमेंट को हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि सम है तो देयर एक्सटेंशियल क्वांटिफायर, देयर एग्जिस्ट पी एक्स एंड क्यू एक्स। क्लियर। एक लास्ट और ले लेता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप के करेंगे। लेट सपोज फिफ्थ, मैं बोल रहा हूँ कि सम integers are prime and some are composite। देन इसमें अगर देखा जाए तो वेरिएबल्स कितने होंगे, 3 वेरिएबल्स होंगे। लेट सपोज पी एक्स ले लेते हैं, x is an integer qx, x is prime, और लास्ट में बात हो रही है, मैं आर एक्स ले लेता हूँ, आपके पास क्या है, x is कंपोजिट। क्लियर। देन इसका क्या बनेगा, सम इंटीजर्स देयर एग्जिस्ट x, सो इंटीजर्स दैट मीन्स पी एक्स आर प्राइम एंड दीज आर द प्राइम। फिर इसके बाद एंड, सो एंड देयर एग्जिस्ट x, सम इंटीजर्स आर कंपोजिट्स, इसको स्टेटमेंट कुछ तरह से लिया जाएगा। सो पी एक्स एंड आर एक्स। क्लियर। और अच्छे से समझने के लिए प्रेडिकेट कैलकुलस को मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके पास, जहाँ पर यूनिवर्सल सेट मैं आपको डिफाइन करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पर है कि फाइंड अ काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल मीन्स उसके अगेंस्ट में आपको एग्जाम्पल ढूंढना है। एग्जाम्पल फॉर ईच स्टेटमेंट
where let's suppose u is equal to 3579 is the inverse of discourse, यानी कि आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर एवरी एक्स कॉमा एक्स प्लस 3 ग्रेटर इक्वल टू 7। सेकेंड क्वेश्चन है फॉर एवरी एक्स एक्स इज ऑड। सी फॉर एवरी एक्स एक्स इज प्राइम। और डी है फॉर एवरी एक्स मॉड एक्स इक्वल टू एक्स। काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने यानी कि इसके अगेंस्ट आपको एग्जाम्पल ढूंढने। तो उसका पहले का अगर मैं सोल्यूशन यहाँ पर बनाता हूँ तो सोल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट का काउंटर एग्जाम्पल यानी यूनिवर्सल एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू किससे आनी है, इस यूनिवर्सल सेट से आएगी। तो ऐसे किसकी वैल्यूज़ के लिए ये आपका ये ट्रू नहीं होगा, यानी कि x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 ट्रू नहीं होगा। वो क्या है, आपकी x की वैल्यू को मैं 3 रखता हूँ तो 3 प्लस 3 कितना होगा 6, और 6 इज़ नॉट ग्रेटर इक्वल टू 7। तो 3 क्या हो जाएगा, इसके अगेंस्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर फॉर एवरी वर्ड ना लग के मैं अभी इसको पहले क्या लगा होता, एक्सटेंशियल क्वांटिफायर होता, तो ये ट्रू होता। और के लिए अभी फ़िलहाल मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। यानी 3 के लिए 3 इज़ द काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है, यानी 3 के लिए ट्रू नहीं है। लेट्स सपोज कुछ सिनेरियो कुछ इस तरह से होता है कि ये फॉर एवरी ना होके देयर एग्जिस्ट एक्स प्लस 3 ग्रेटर इक्वल टू 7 होता है। तो अब ये कह रहा है कि x की कुछ वैल्यूज़ के लिए फॉर सम वैल्यू ऑफ x दिस इज ट्रू, यानी x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल टू 7, यस इट इज़ फॉर दी सम वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, 5 7 9 के लिए, 3 के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी काउंटर एग्जाम्पल नहीं होता। और यहाँ पर क्योंकि फॉर एवरी लगा हुआ है, यानी कि x की हर वैल्यूज़ के लिए ट्रू होना है, तो x की हर वैल्यूज़ के लिए ट्रू नहीं है, तो डेट्स वाई 3 आपका क्या इसके अगेंस्ट में एग्जाम्पल है, ठीक है ना। नाउ सेकेंड क्या देखते हैं, सेकेंड क्या है, फॉर एवरी एक्स इज ऑड। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 5 7 9 सारी क्या हैं, ये ऑड वैल्यूज़ हैं, तो इट इज़ ए ऑलवेज ट्रू, ठीक है। सो देयर इज नो काउंटर एग्जाम्पल। नाउ थर्ड का सॉल्यूशन, अगेन यहाँ पर क्या लगा हुआ, फॉर एवरी एक्स, यानी कि x के हर वैल्यूज़ के लिए क्या होना चाहिए, x इज प्राइम ट्रू होना चाहिए। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इज प्राइम इज ट्रू। अगर यहाँ पर x की वैल्यू किससे आएगी, इस यूनिवर्सल सेट से आएगी, तो 3 5 7 9 में से अगर देखा जाए तो 9 आपका कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर अगेन मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 9 इज नॉट प्राइम, ठीक है। सो यही आपके क्या हो, एग्जाम्पल हो गया, काउंटर एग्जाम्पल। सो देयरफॉर इट इज काउंटर एग्जाम्पल। अगेन अगर यहाँ पर फॉर एवरी ना होके आपके पास क्या होता है, देयर एग्जिस्ट होता है, देयर एग्जिस्ट एक्स इज प्राइम, तो यहाँ पर अब कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं बनता।
देयर इज़ नो काउंटर एग्जाम्पल, क्योंकि x की कुछ वैल्यूज़ के लिए बोल रहा है कि ट्रू होना चाहिए। तो हाँ, ये x की कुछ वैल्यूज़ यानी कि x की एटलीस्ट 1 वैल्यूज़ के लिए ट्रू होना चाहिए। यहाँ पर बस 9 को छोड़ के बाकी के लिए आपका क्या ये ट्रू हो रहा है। ठीक है, अगेन नीचे वाला एग्जाम्पल में देखते हैं डी के लिए अगर मैं चेक करता हूँ डी पर, तो x की हर वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि सारी क्या पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, सो फॉर एवरी x, ठीक है, मॉड x इक्वल टू x इज़ ट्रू, सो इट इज़ ऑलवेज ट्रू। ठीक है, सो देयर इज नो काउंटर एग्जाम्पल। क्लियर? इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन है कि आपके पास पी एक्स दिया है, इट इज़ एक्स क्यू इज ग्रेटर देन एक्स क्यू एक्स दिया है, एक्स क्यू इक्वल टू एक्स, और यूनिवर्सल सेट जो दिया है इट इज़ ए यूडी सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आपको डिटरमाइन करनी है ट्रुथ वैल्यूज़। तो फर्स्ट ले रहा हूँ फॉर एवरी एक्स negation px, second for every x px and qx, c for every x px और qx, D there exists x px और qx, इनकी ट्रुथ वैल्यूज आपको बतानी है। सो x की जो वैल्यू आ रही है वो सेट इज सेट ऑफ इंटीजर। तो क्या x की हर वैल्यूज के लिए नेगेशन ऑफ पी एक्स, यानी कि x नेगेशन ऑफ पी एक्स क्या होगा, इट इज एक्स क्यू ग्रेटर देन एक्स है, तो नेगेशन पी एक्स क्या हो जाएगा, अब जो हो स्टेटमेंट होगा नेगेशन ऑफ पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका इट इज ए सच दैट एक्स क्यू नॉट ग्रेटर इक्वल टू एक्स या स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स। क्या x की हर वैल्यूज़ के लिए, यानी कि x की वैल्यूज सेट ऑफ इंटीजर से होगी, इट इज ए ट्रू होगा कि और ऑलवेज फॉल्स होगा, मीन्स ट्रू होगा और ऑलवेज फॉल्स का मतलब यानी कि क्या x की हर वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू होगा? नो, सो इट इज ए फॉल्स। सेकेंड का मैं अगर देखता हूँ फॉर एवरी एक्स पी एक्स एंड क्यू एक्स, यानी कि ये कह रहा है कि x की हर वैल्यूज़ के लिए एक्स क्यू इज ग्रेटर x होना चाहिए एंड एक्स क्यू इक्वल टू एक्स होना चाहिए, और x की हर वैल्यूज़ के लिए यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स में जितने भी इंटीजर्स होंगे सब के लिए दोनों साथ में ट्रू हों, क्योंकि एंड लगा हुआ है आपका। इट इज़ नॉट पॉसिबल ना, ऑलवेज नहीं होंगे x की कुछ वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, 1 के लिए मैं मानता हूँ, 1 के लिए भी नहीं होगा, यानी कि है कुछ वैल्यूज़ के लिए हो सकता है पर फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए नहीं होगा, सो इट इज़ ए फॉल्स। सेम चीज़ ये कह रहे हैं कि ये दोनों कंडीशन साथ और के साथ जुड़ी हैं, यानी कि थर्ड में फॉर एवरी एक्स की हर वैल्यूज़ के लिए एक्स क्यू इज ग्रेटर एक्स और एक्स क्यू इक्वल टू एक्स, दोनों चीज़ें हों या दोनों में से एक हो, कुछ के लिए होंगी कुछ के लिए नहीं होंगी, तो यहाँ पर तो फॉर एवरी के वजह से ऐसा नहीं होगा, सो इट इज़ ए फॉल्स। हाँ, जबकि इसके लिए क्योंकि यहाँ पर देयर एग्जिस्ट एक्स, यानी कि एक्स की कुछ वैल्यूज़ के लिए दोनों स्टेटमेंट या दोनों में से एक स्टेटमेंट, ठीक है, ट्रू हो सकता है, सो इट इज़ ए ट्रू। क्लियर? इसके बाद मैं आपको है ना क्वांटिफायर्स
कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, जब आप क्वांटिफायर्स लगाने के बाद कंडीशनल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके वेरिएशंस बताऊंगा।